Hello friends, this is Yash and I'm back with another video. In today's video, we're gonna talk about interhalogen compounds. As you know, in our previous video, we are done with hydrogen chloride and already we have finished total 13 videos on this chapter. ठीक है? तो this video will be completely about interhalogen, and if you are new to this channel, please watch the video till end and try to analyze whatever I am teaching, and then you can सब्सक्राइब दी चैनल इफ़ यू लाइक दी वीडियो. ठीक है, और जो लोग वीडियो में ऑलरेडी बने हुए हैं आप सिंपली नोटबुक निकाल लीजिए और अपनी नोट्स को नोट डाउन कीजिए. थैंक्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. इंटर हेलोजन कंपाउंड्स. व्हाट डू मीन बाय इंटर हेलोजन कंपाउंड? जी, इंटर हेलोजन कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो हेलोजन के बीच में होते हैं. नाउ यहाँ पे जो वर्ड है इंटर, इसका मतलब है इन बिटवीन. ये इंटर जो वर्ड है इसका मतलब है इन बिटवीन. ठीक है, ये जो इंटर शब्द है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? इन बिटवीन. और हेलोजन तो आप सब जानते ही हैं, हमने पढ़ा है. हेलिस जेनानो मतलब सॉल्ट बनाने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो पूरी फैमिली है. फर्स्ट क्लास बिरयानी, आई एट, या फिर आप बोल सकते हैं फिर कल बाहर आएगी आंटी. इसके बहुत सारे तरीके. ठीक है. नाउ we have seen that all halogen molecules are diatomic. all halogen molecules are diatomic क्योंकि उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. जैसे कोई एक एटम ए है, ये भी कोई एक हेलोजन ए है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जी हाँ, 7. इसमें भी कितने होंगे? 7. तो ये क्या कर लेते हैं, मान लीजिए ये बी है, कोई दूसरा है, क्योंकि इंटर बोला है ना, इंटर. ओके, अगर इंटर हेलोजन के बदले अगर आप ले ले कि दोनों जो हेलोजन एटम बॉन्ड बना रहे अगर वो सेम है तो आप ए भी ले सकते हो. मैंने ए और बी इसलिए लिया क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि ए एक अलग एलिमेंट है हेलोजन का और एक बी अलग हेलोजन एलिमेंट है. ठीक है, तो ये देखिए अब इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक है. दे फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन के साथ हेलोजन क्या HF बनाएगा, HCl बनाएगा, ये HBr और HI. और जबकि हम एस्टेटाइन के बारे में बात नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है. विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्सी एसिड, ये हम देख चुके हैं. एंड विथ हेलोजन दे फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड. मतलब जब हेलोजन हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हेलोजन के बीच में कंपाउंड बनता है और उसे कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड. ऑल्दो ऑल हेलोजन्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. ओके, सारे हेलोजन एक ही ग्रुप में है बट उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है. जैसे फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 4 होती है, क्लोरीन 3.5, ब्रोमीन 2.8 और इसकी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कार्बन दैट इज 2.5 2.6 के अराउंड होती है. ठीक है, तो देखिए कैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है. जी हाँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केल जो है ये मैं पॉलिंग स्केल के बेसिस पे बता रहा हूँ. आई होप आपको समझ में आया होगा. पॉलिंग स्केल के बेसिस के ऊपर है ये. ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है ये तो 11th स्टैंडर्ड पीरियडिक टेबल में मैंने ये पढ़ा है. ठीक है. ऑल्दो ऑल हेलोजन बिलोंग टू सेम ग्रुप, ऑल्दो ऑल हेलोजन बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. और ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी साइज अलग अलग है. ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टू और मोर हेलोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म स्पीशीज विच मे बी आयनिक और न्यूट्रल. तो दो हेलोजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो जनरली क्या होता है? आयनिक या फिर न्यूट्रल. आयनिक यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, प्योर आयनिक ऐसा नहीं कि कटायन और अनायन बन जाते हैं. जी हाँ, उनके अंदर आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज में बताया था. और अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं ज़्यादा टाइम से तो मैंने बताया है कि कोई भी बॉन्ड प्योर आयनिक और प्योर कोवेलेंट नहीं होता, उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. दैट इज दैट बॉन्ड कैन बी हैविंग मोर आयनिक कैरेक्टर, लेस कोवेलेंट कैरेक्टर, या फिर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर एंड लेस आयनिक कैरेक्टर. ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ये दिया है एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये उनके इंटर हेलोजन कंपाउंड. ठीक है, इसमें जो सराउंडिंग एटम है ये देखिए 1 है, 3 है, फिर 5 है. इसमें भी 1 3 5. ओके, और यहाँ पे 1 3 5 7. अब आयोडीन क्यों 7 तक दिखा पा रहा है? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और उसका साइज भी बड़ा है. आयोडीन का साइज बड़ा है तो अपने सराउंडिंग में वो 7 हेलोजन को स, आ, 7 हेलोजन को रख सकता है. मतलब उनके बीच में जो रिपल्शन है वो कम होगा. मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब है, अगर आप आयोडीन लेते हैं, चलिए इसे डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं.
मान लीजिए आपने आयोडीन एटम ले लिया और उसके सराउंडिंग में आप चाहेंगे कि आप 7 क्लोरीन एटम एडजस्ट करना चाहो। क्या एडजस्ट करना चाहो? जी हाँ, 7 क्लोरीन एटम। तो वो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है, क्योंकि 7 क्लोरीन एटम मतलब बड़ा साइज होता है क्लोरीन का, तो उसे एकोमोडेट कराना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे देखिए, ये क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। ऐसे लिखने के लिए पेन और पेपर से तो मैं इजीली लिख दे रहा हूँ, बट मैं आपको बताना चाहूँगा क्लोरीन का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ऐसे, तो ये देख रहे हैं आपस में उनके बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत नज़दीक आ जाएंगे और रिपल्शन होगा, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, और इसे हम कहते हैं वेंडर वॉल स्ट्रेन। क्या कहते हैं? वेंडर वॉल स्ट्रेन या फिर रिपल्शन। ओके, तो इसके वजह से ICl7 एग्जिस्ट नहीं होता। आपको जो भी नाम दिए गए हैं यहाँ पे, आपको सिर्फ वही याद रखना है, इनके अलावा जो भी कंपाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं होते ड्यू टू सम और दी अदर रीजन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, वैसे। और रहा डाउट ये कि सर वो XX-3, XX-5 और XX-7 ही क्यों बनाते हैं? तो यहाँ पे X- का नंबर 1 है, X-3 है, X-5 है और X-7 है। तो मैं पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं, इसमें X- क्या है और X क्या है। X क्या है? बिगर साइज हेलोजन। क्या है? बिगर साइज हेलोजन, या फिर आप बोल सकते हैं हेलोजन ऑफ लोअर ग्रुप, नीचे वाला, या फिर हेलोजन विद, देखिए पहला तो बिगर हेलोजन बोल सकते हैं, या फिर नीचे वाले ग्रुप का बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि द हेलोजन हैविंग हाई एटॉमिक नंबर, हाई एटॉमिक नंबर। ठीक है, और उसका ऑपोजिट X- होगा, स्मॉलर साइज हेलोजन, या फिर ऊपर वाले ग्रुप मेंबर का होगा। ठीक है, या फिर उसका एटॉमिक नंबर कम होगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ClF, और इसका दे देते हैं ClF3, और इसका दे देते हैं BrF5। ClF5 भी ले सकते हैं आप, और इसका तो आप जानते हैं एक ही एग्जाम्पल, ये IF7। ठीक है, तो ये इंटर हेलोजन के बारे में आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा। चलिए आगे देखते हैं ना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। डू यू नो ICl, iodine chloride, iodine monochloride is in glacial acetic acid is called Risch solution. Risch solution is used in determination of iodine value of an oil। मतलब ये एक सोल्यूशन है, मतलब ICl को अगर आप एसिटिक एसिड में लेते हैं तो उससे हम पता कर सकते हैं कि किसी ऑयल में आयोडीन का वैल्यू कितना है। हालांकि ये नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं, हमें याद होनी चाहिए बस, इससे ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज इंटर हेलोजन। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? जी हाँ, जिसमें एक ये वाला हेलोजन देख रहे हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एन इंटर हेलोजन कंपाउंड इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट हेलोजन। ये तो हम देख चुके हैं। द इंटर हेलोजन कंपाउंड इज रिगार्डेड एज द हेलाइड ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हेलोजन। जी हाँ, जो बड़े हेलोजन का अटैचमेंट होता है छोटे हेलोजन के साथ, तो छोटे हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और बड़े हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है X अगर होगा तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव होगा, और ये छोटे वाले के ऊपर होगा डेल्टा पॉजिटिव। तो ये डेल्टा पॉजिटिव और राइट साइड वाला डेल्टा नेगेटिव। अ गिवन हेलोजन forms an interhalogen compound only with the halogen having lesser electronegativity। ठीक है, मतलब जब भी इंटरहेलोजन कंपाउंड होगा तो उसमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, आगे देखिए, क्या आप जानते हैं द आयंस फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हेलोजन आर कॉल्ड पॉलीहेलाइड आयन। जी हाँ, पॉलीहेलाइड आयन मतलब जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन आइटम, बहुत सारे हेलोजन आइटम अटैच होके एक सिंगल स्पीशीज की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ये देखिए, I5- NH4+, कितने आइटम है इसमें? 5। इसमें भी 5। अब ये देखिए Cl3I-, पॉली क्लोराइड आयन। ठीक है, ये देखिए Cl3-, IF5-, ये सब। ओके, एक बार क्या, बार बार ये एग्जाम में ये पूछा गया है कि I3- में सेंट्रल आइटम I का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ओके, सेंट्रल आइटम I का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और इस I3- की शेप क्या होती है।
ओके, तो आपके लिए आज का ये क्वेश्चन भी है, आपको आंसर देना है कि I3 माइनस में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसकी शेप क्या होती है। ठीक है, ये है आयोडाइड आयन। ठीक है, use your brain power. Chlorine and fluorine combine to form interhalogen compound. The halide ion will be ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन। तो जी हाँ, जो हेलाइड आयन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का होगा, ऑब्वियसली वो एफ का होगा। किसका होगा? एफ का। वाई डज फ्लोरीन कंबाइन विद अदर हेलोजन टू फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लोराइड? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। फ्लोरीन इज हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट कैन टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ द अदर हेलोजन एंड इट कैन form its compound and it is having the capacity to take out maximum number of electrons. अब देखिए इंटर हेलोजन कंपाउंड का यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। जी हाँ, वही नंबर के बेसिस पे। यहाँ पे ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है। और यही आप देख सकते हैं, यही स्टेबल है, आपको ये याद रखना है। आप इस सब में देखेंगे कि x जो है वो बड़ा साइज वाला है और x डैश जो है वो छोटा साइज वाला है। ठीक है, आप सब में किसी में भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और x डैश जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी डिस्कस कर ली है। आगे देखिए, इन द जनरल फॉर्मूला ऑफ x डैश एन, x इज अ हेलोजन हैविंग लार्जर साइज एंड इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, x dash is a halogen having smaller size and more electronegative। तो इसका डिस्कशन हो चुका है। आगे देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड। इंटरहेलोजन कंपाउंड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। द कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज हेलाइड ऑफ एक्स। जी हाँ, इसे हेलाइड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल ClF, हियर द हेलोजन हैविंग लार्जर साइज इज क्लोरीन। जो बड़ा हेलोजन है वो क्लोरीन है। इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन फ्लोरीन एंड हेंस द इंटरहेलोजन कंपाउंड इज नेम्ड एज क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। मोनो क्यों? क्योंकि एक फ्लोरीन है और ये एंड में आप IDE देख रहे हैं। IDE देखने से क्या होगा पता है आपको? पता चल जाएगा कि फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जो नॉमेनक्लेचर है ये वहां से रूल लिया गया है, नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो जैसे कि आप जानते होंगे मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाके नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा पढ़ लीजिए, ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, आगे देखिए, n is the number of atoms of x dash attached। ठीक है, as the ratio radius of x and radius of x dash increases, the value of n also increases। ओके, रेडियस रेशियो जैसे इससे बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू ऑफ n also increases। मतलब सिंपल सी बात है, साइज का डिफरेंस जब ज्यादा होगा तब n की वैल्यू बड़ी होगी। जैसे आयोडीन और फ्लोरीन था, दोनों के बीच में साइज का डिफरेंस काफी ज्यादा था, इसीलिए IF7 मतलब आयोडीन के सराउंड में 7 हेलोजन रह सकते हैं। इस चीज को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब आगे देखिए, इंटर हेलोजन compounds have even number of atoms, 2 4 6 8। for example ClF3 has 4 atoms। टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल, सिर्फ x या x डैश को मत लीजिए, दोनों को लीजिए। तो 1 क्लोरीन और 3 फ्लोरीन, तो क्या आ गया? क्या आ गया? जी हाँ, 4 आ गया। अब ये ClF ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? जी हाँ, 2 आ जाएगा। और 6 कैसे आएगा बताइए? ClF5 ले लेंगे तो फ्लोरीन 5, 1 क्लोरीन 6, और IF7 ले लेंगे तो 1 आयोडीन और 7 फ्लोरीन, टोटल क्या हो जाएगा? 8। द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड आर जनरली इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ हेलोजन फ्रॉम विच दे आर मेड। मतलब जैसे एक इंटरहेलोजन कंपाउंड लिया आपने ClF, तो इसकी प्रॉपर्टी बीच में होगी किसके? Cl2 और फ्लोरीन के। ठीक है, ऐसे द सेंट्रल हेलोजन एग्जिबिट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिफरेंट इंटरहेलोजन कंपाउंड, वो तो हम जानते हैं, बट जनरली उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे? +1 +3 +5 +7। इसका कारण जो है मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था। ठीक है, द नंबर ऑफ x डैश आइटम इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज ऑड। ये देख रहे हैं आप, 1 3 5 एंड 7। दे ऑल आर डायमैग्नेटिक, मतलब उसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। यूज योर ब्रेन पावर, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? ओके, तो पहले वाले का नाम होगा आयोडीन मोनोक्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड। ठीक है, और दूसरे वाले का नाम क्या होगा? जी हाँ, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, मोनोफ्लोराइड। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको अगर इसके नाम लिखने में कोई भी तकलीफ होती है तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं एक्स एक्स डैश कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन X2 और
X-2, मतलब अगर आपने ClF बनाया है तो जो ClF है वो Cl2 और F2 दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव होगा. In XX the bond X- is more electronegative than X, while in X2 and X-2 both atoms have same electronegativity, hence XX- bond energy is less than XX और XX- बॉन्ड एनर्जी. इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप ClF लेते हैं तो इसमें जो बॉन्ड बना है वो Cl और F के बीच में और दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है. जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 है और फ्लोरीन का 4 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होगा 1. लेकिन अगर आप यही Cl2 लेते हैं या फिर फ्लोरीन लेते हैं तो ये Cl इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, इसकी भी 3. जी मैं 11th स्टैंडर्ड पॉलिंग स्केल के कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया था. इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुश शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल. किसमें? इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल. तो ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है. सेम ऐसे ही फ्लोरीन ले लीजिए आप, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आएगा. क्यों? 4 इसका भी 4 इसका भी. जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को तो हमें डिफरेंस मिल जाता है और इसी के वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. कौन? इंटरलूजन, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा. ठीक है, आगे देखिए. विच हेलोजन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म मोर इंटर हेलोजन कंपाउंड. बताइए कौन बहुत ज़्यादा इंटरहेलोजन कंपाउंड बना सकता है? जी नो डाउट फ्लोरीन, क्योंकि वो सबके इलेक्ट्रॉन ले सकता है. ठीक है, तो वो सबके साथ एग्जिस्ट होगा. यूज योर ब्रेन पावर. विच विल बी more reactive, which will be more reactive, ClF3 और ClF, BrF3 और BrF. ओके, अब यहाँ तक मैंने सब कुछ बताया. इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से प्रेडिक्ट करके देंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिया था. ठीक है, तो उस बेसिस पे मैं ये प्रेडिक्ट करना चाहूँगा कि देखते हैं आप इससे कुछ कंक्लूजन निकाल पाते हैं या नहीं कि कौन ज़्यादा रिएक्ट होना चाहेगा. जी याद रखिएगा एक चीज़, जितना आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी इसमें. ठीक है, ऐसा है, मतलब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, नाम दिया है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड. क्या लिखेंगे? ट्राई फ्लोराइड. FLU, मैं अच्छे से लिख देता हूँ फ्लोराइड को, FLUORIDE, फ्लोराइड. ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड तो ClF5. यहाँ पे BrF, ब्रोमीन ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, ये इसका नाम हो गया. ठीक है, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड BrF5. ठीक है, ये ICl, आयोडीन मोनोक्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड. जी यहाँ पहला वाला सिंपल है तो आप खुद से लिखना, आयोडीन मोनोक्लोराइड. और यहाँ पे ICl3 तो इसको क्या बोलेंगे? आयोडीन ट्राईक्लोराइड, आयोडीन ट्राईक्लोराइड. ठीक है, आगे देखिए, स्टेट्स ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस. ये देखिए, ये सब बहुत सिंपल है और ये आप खुद से भी कर सकते हैं. तो मैं नहीं चाहता कि इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने में ज़्यादा आपका टाइम लूँ. ठीक है, इसमें जो कुछ भी दिया उसे आप समझ सकते हैं कि ClF जो होती है वो कलरलेस गैस होती है, BrF है जो पेल ब्राउन गैस है. एक कलर के ऊपर अगर कुछ होगा तो मैं देखूंगा इन फ्यूचर में इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे. हालांकि आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखें तो बहुत सारी वीडियो बनी हुई है. ठीक है, और वो बहुत सारी वीडियो किस किस लिए है? जी हाँ, हर एक कंसेप्ट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ठीक है, और यहाँ पे देखिए BrCl जो है वो गैस है, ICl जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है और सॉलिड स्टेट में होगा तो सिंपल सी बात है उसके क्रिस्टल होंगे. और ये देख रहे हैं अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म, मतलब ये क्या दिखाता है? जी हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म. जब एक ही कंपाउंड के अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो तो उसे हम पॉलीमॉर्फस कहते हैं. ठीक है, ये देखिए IBr ब्लैक सॉलिड, IBr कौन सा होता है? ब्लैक सॉलिड. और ये ClF3 कलरलेस गैस, ये येलो ग्रीन लिक्विड. और ICl3 देखिए वापस सॉलिड है, डाइमराइज I2Cl6 हैविंग क्लोरीन एज अ ब्रिज. जी हाँ, ये कुछ ऐसे होता है. यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर चलिए मैं बता देता हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को डाउट रहेगा इसका भी. I2Cl6 का ये एंट्रेंस में ही पूछा जा चुका है. यहाँ पे देखिए I, यहाँ पे I, तो यहाँ पे जो सेंटर में होता है वो होता है क्लोरीन. यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन. एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे. तो इसकी अगर आप बॉन्डिंग देखें तो कुछ इस तरह से होता है. तो अब ये आयोडीन जो है ये अटैच रहेगा. ये देखिए, ठीक है. अब आयोडीन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4.
ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और I2Cl6 में जब आप देखेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट होता है। क्लोरीन जो होता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ऐसे, ये ऐसे ऐसे होता है। तो अगर आप एक्चुअल में देखें तो आयोडीन ने अपने 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हैं, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये किसके हैं? क्लोरीन के। ये देखिए 1 2 और ये 3 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्लोरीन पे कितनी लोन पेयर? 2 लोन पेयर। और ऐसे आयोडीन के ऊपर 1 लोन पेयर ऐसे, 1 लोन पेयर ऐसे, 1 लोन पेयर ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो मैं जस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस पे जेई और नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 आता है। ओके, डाइपोल मोमेंट क्यों 0 आता है? क्योंकि सारे जो बॉन्ड मोमेंट है वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अगर आपको डिटेल में चाहिए तो हम अपनी सेशन स्टार्ट करेंगे नीट और जेई पे, तब हम ये डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो भी चीज़ें ऐसी थोड़ी अलग सी हैं वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। ठीक है, IF7 देखिए कलरलेस गैस है, ये आप पढ़ के खुद से भी समझ सकते हैं। अब ये देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। पहला मेथड जो है वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों को कांटेक्ट में ला दीजिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक कंडीशन में। तो देखिए क्लोरीन और फ्लोरीन को जब हम गर्म करते हैं इक्वल वॉल्यूम में, दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए 523 केल्विन पे और कॉपर वेसल में, तो ये बन जाता है क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। और ये देखिए आयोडीन और क्लोरीन को जब हम रिएक्ट करते हैं किससे? HCl और HNO3 के प्रेजेंस में। ओके, एक्चुअल में बॉईल करते हैं तो ये देता है आयोडीन क्लोराइड। और ये तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नॉर्मली ही बन जाते हैं। ये XX डैश मतलब मोनो हेलोजन इंटर हेलोजन कंपाउंड था। अब यहाँ पे जो सराउंडिंग वाला हेलोजन है उसके नंबर 3 है, तो इसको देखिए एक्सेस में लिया गया है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन को भी एक्सेस में लिया गया है। यहाँ पे ब्रोमीन भी अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो ज़्यादा ही है। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखिए, रिएक्शन ऑफ हेलोजन विथ इंटर हेलोजन कंपाउंड। ये हेलोजन ने जब इंटर हेलोजन कंपाउंड में रिएक्ट किया तो पूरा ही क्या बन गया? इंटर हेलोजन कंपाउंड, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए XX डैश के 3 के लिए दिया गया, यहाँ पे भी देखिए इंटर हेलोजन कंपाउंड बना। स्पेशल रिएक्शन फॉर ICl। ओके, ICl बनाने के लिए स्पेशल रिएक्शन चाहिए होता है, जिसमें हम आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं। देखिए वापस नाम आ गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जहाँ पे भी नाम आएंगे वो शायद आपको तकलीफ में ला सकते हैं। पोटेशियम क्लोरेट। ओके, पोटेशियम क्लोरेट। चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ ClO, क्योंकि ये क्लोरिक एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट, क्योंकि ये आयोडिक एसिड का सॉल्ट है। फिर मैं बताना चाहूँगा, ये सारे नाम आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है यूज योर ब्रेन पावर इन द अबव स्पेशल रिएक्शन फॉर ICl आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट डिनोशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इसका रिएक्शन ही बाकायदा बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो रिएक्शन इन्होंने हमसे पूछा है इसमें इन्होंने आयोडीन लिया है और प्लस इसको KClO3 से रिएक्ट कर दिया है। ठीक है, और क्या बना दिया है? KiO3 और प्लस ICl बनाया है। देख सकते हैं आप रिएक्शन यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ICl बनाया गया और KiO3 बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है? जी हाँ, क्लोरीन है 5। आप एक्स वाले मेथड से निकाल सकते हैं। एक्स क्लोरीन का हो गया, पोटेशियम का हमेशा +1 रहता है और 3 ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन का -2, टोटल इज 0, क्योंकि एक न्यूट्रल स्पीशीज है। तो x +1 -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। और जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको तो आइडिया आगे आ ही गया होगा कि हेलोजन या तो +1 दिखाता है, या तो +3, या तो +5, या तो +7 इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, और जिसमें से +7 ज़्यादा टेंडेंसी होती है आयोडीन की दिखाने की। अब यहाँ पे क्लोरीन देखिए +5 से -1 में आ गया, तो इसका क्या हुआ? जी हाँ, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ गई। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। और जब डिक्रीज होता है जिसका, वो खुद क्या होता है? वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेता है और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस। और जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? बताइए, ये एजेंट कौन सा है? कौन सा एजेंट? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या हो जाता है? रिडक्शन। ओके, और यहाँ पे रिएक्शन में क्या हुई? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ? कमी, तो इसका क्या हो जाता है? रिडक्शन।
ठीक है, अब आगे देखिए I2 का। अब I2 का आप ध्यान से देखिए, आयोडीन यहाँ पे कितना है, आयोडीन को आप देखिए तो 0 है, तो आयोडीन 0 से यहाँ पे कितना चला गया, +5। नो डाउट यहाँ पे भी +1 में है, तो अगर आप देखें तो आयोडीन यहाँ पे क्या दे देगा, आयोडीन दे देगा +5, और आयोडीन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, आयोडीन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हुई। सिंपल है ये, रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर है। 11th स्टैंडर्ड जैसे मैंने बोला था बेसिक्स होता है, अगर आपका 11th स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो उसे ठीक कर लीजिए, ताकि आपको आगे के कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं ICl इज इन लिक्विड स्टेट अंडरगो ऑटो आयनाइजेशन लाइक वाटर टू फॉर्म कैटायन एंड अनायन। ऑटो आयनाइजेशन मतलब खुद ही आपस में रिएक्ट कर लेना, जैसे ये ICl है और ये दूसरा ICl है, वो आपस में ही कंबाइन कर लेंगे और इसमें क्या बन जाएगा I+ और ये Cl इससे कंबाइन हो जाएगा और ICl2-, ये सॉल्वेंट कैटायन और ये सॉल्वेंट अनायन। ठीक है, ऐसे आपस में ही कर लेता है, जैसे वाटर कर लेता है H2O + H2O इज व्हाट, H3O++ OH-। अब सर ये बगल में रिवर्सिबल साइन क्यों है, क्यों, क्योंकि ये जुड़ते भी हैं और टूटते भी हैं। जिन्होंने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा लास्ट ईयर उनको आइडिया होगा, ये सारी बेसिक्स ही हैं। इसीलिए बोला गया था कि आप अपना 11th अच्छा कर लीजिए ताकि आपको 12th अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड की, XX- और XX-3। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है कुछ। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है कि बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसका जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्लोरीन का कितना होता है, जी हाँ, क्लोरीन का होता है एक्चुअल में, यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉन्ड लेंथ से भी बहुत कुछ डिसाइड किया गया है। जी हाँ, बॉन्ड लेंथ मतलब जिसका बॉन्ड छोटा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा। ठीक है, जिसका बॉन्ड छोटा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा, और जो बॉन्ड बड़ा उसका स्ट्रेंथ कम। और यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि इंटररोजन कंपाउंड में जनरली जो ये थर्मल स्टेबिलिटी वाला पैरामीटर है ये एक्सपेरिमेंटली देते हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है क्योंकि इनके अंदर जनरली तो हम थर्मल स्टेबिलिटी क्या बोलते हैं कि जिनके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है वो ज़्यादा थर्मल स्टेबल है, और बॉन्ड के हिसाब से क्या बोलते हैं, जिनका बॉन्ड स्मॉल है वो जल्दी टूटते नहीं, मतलब वो थर्मली स्टेबल है। क्योंकि छोटा बॉन्ड है तो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जिसका बॉन्ड छोटा उसका सर थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा, बट जिसका बॉन्ड बड़ा उसका थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो दोनों के बेसिस पे हम देते हैं, बट यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे दिया जा रहा है, क्योंकि अगर वैसे आप देखते हैं तो यहाँ पे तो ये बॉन्ड काफ़ी बड़ा आ जाएगा, किसके बीच का, I और Cl के बीच का, और इसके कंपेयर में Br और F का बॉन्ड छोटा होगा, बट फिर भी ICl का बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, किसके कंपेयर में, BrF के। तो ऐसे ओवरऑल पैरामीटर है। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोलिसिस गिव्स ऑक्सो एसिड, यहाँ पे देखिए BrCl से फिर क्या आ गया, HOBr और HCl, ICl से क्या आ गया, HiO3 HCl और I2। ठीक है, ये सारे रिएक्शन है, आप इस इधर देख रहे हैं तो ओके। और इंटरलोजन का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी अलग होता है। आप इसमें ये फंडा मत लेके चलना कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगा, वो जनरल कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस में होता है। ऑक्सी एसिड जो है, ऑक्सी एसिड ऑब्वियसली जो इंटरलोजन के हैं उनका जो हाइड्रोलिसिस का नॉर्मल रूल है वो फॉलो नहीं होता। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा हाइड्रोलिसिस का नॉर्मल रूल क्या है। जैसे आपने कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड का जो हाइड्रोलिसिस आप करते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया SO3 और उसका हाइड्रोलिसिस कराया, मतलब उसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया। तो होता क्या है, जनरली ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड दे देगा H2SO4। ठीक है, यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +6 है, और यहाँ पे सल्फर कितना है, +6। आप देख रहे हैं दोनों टाइम पे द ऑक्सीडेशन नंबर रिमेन सेम, in both the oxidation number remains same, but the problem over here is what, when you are talking about interhalogen compound, in them this rule is not followed, and actual speaking this rule is not for every chemical reaction। तो आप इस बात को याद रखना, और आपको यहाँ पे बेसिकली याद करना होगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरा पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना होगा। अब डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है, इसमें सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी होती है और रिड्यूस भी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रोमीन यहाँ पे +1 है,
और ब्रोमीन यहाँ पे क्या हो गया 0 और ब्रोमीन फिर यहाँ पे क्या हो गया +5। तो सेम ब्रोमीन यहाँ पे रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। देखिए +1 से 0 भी गया, +1 से 5 भी हुआ। तो +1 से 0 आया तो क्या हुआ रिडक्शन, और +1 से +5 गया तो क्या ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, जब एक ही स्पीशीज उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े भी और कम भी। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो यहाँ के XX-3 के हैं वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं Cl जो है, यहाँ पे Cl का बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है। यहाँ पे Cl +3 में था, यहाँ पे Cl अब किस में चला गया। ओके, आप चाहिए तो ऐसे निकाल सकते हैं x + 2 f इंटू -1 टोटल इज +1, x इज इक्वल टू +1 + 2 इज इक्वल टू 3। ओके, यहाँ पे तो +3 से +3 ही है, और यहाँ पे +3 से इसका कितना हो गया -1, और ये -4 + 4 3। ओके, ये रिएक्शन में तो थोड़ा सा डाउट है, चलिए आपको दिखा देते हैं। Cl F3 gives what Cl F2 plus Cl F4 माइनस, यही रिएक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे Cl F4 माइनस एंड Cl F2 प्लस। ओके, और ये यहाँ पे लेफ्ट में 2Cl F3 है। तो यहाँ पे क्लोरीन देखिए आप तो +3 है, और यहाँ पे भी क्लोरीन अगर आप देखें तो +3 आ रहा है, और यहाँ पे भी क्लोरीन क्या है, यहाँ पे भी क्लोरीन +3 है। अगर आप देखें तो यहाँ पे x ले सकते हैं +4 इंटू -1 एंड टोटल इज -1, सो x +4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +3। इस तरह से आप देख सकते हैं ये रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से एज सच ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ है। बट यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इस बेसिस पे बोला जा रहा है कि एक ही कंपाउंड से 2 कंपाउंड बने हुए हैं। ठीक है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ICl3 में ICl बना है और Cl2 बना है। तो Cl यहाँ पे अगर आप देखें तो Cl यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे Cl -1 है, और आयोडीन यहाँ पे देखिए तो आयोडीन +3 है। तो +3 से आयोडीन यहाँ पे +1 हो गया, और क्लोरीन का तो क्लोरीन एक्चुअल में देखना जाए तो यहाँ पे तो ये एज सच प्योर इट्स नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि ICl3 से आपको मिला है I + Cl2, 2ICl3 gives what ICl + Cl2, 2 निकलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिला है ICl + Cl2। तो आयोडीन अगर आप इसमें देखें तो आयोडीन जो है वो +3 है। ठीक है, आयोडीन क्या है +3, और यहाँ पे आयोडीन का +1। तो आयोडीन का तो बेसिकली रिडक्शन हुआ, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुई। बट यहाँ पे Cl3 जो है वो -1 था, -1 से वो क्या आया यहाँ पे -1, और यहाँ पे 0 हुआ। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ओवरऑल कंपाउंड का एक ही कंपाउंड से ऑक्सीडेशन भी हुआ और एक ही कंपाउंड से रिडक्शन भी हुआ, इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसमें आप एक स्पीशीज का नहीं बोल सकते। ठीक है, और इस रिएक्शन में आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल से ये प्लस और माइनस दोनों में गया। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्लोरीनेशन। तो फ्लोरीनेशन में फ्लोरीन को ऐड कर दिया गया है, और यूरेनियम को 0 से किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, जी हाँ +6 में। और क्लोरीन खुद किससे +3 से किस में आ गया +1। तो ClF3 क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यूरेनियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है अल्कीन का, जो आप पहले भी देख चुके हैं, एक आयोडीन यहाँ पे और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे, ये देखिए। तो ये तो सिंपल रिएक्शन था। ठीक है, अब ये जो है ये यूजेज ऑफ इंटररिलीजन कंपाउंड, जिसे आप खुद से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑफ द इंटररिलीजन कंपाउंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरे इंटररिलीजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, जिसे हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर होपफुली is the last lecture as far as theory part of group 16, 17 and 18 is concerned. So I hope you enjoyed the session. If you are watching the video first time, please do subscribe the channel, press the bell icon so that whenever I am uploading the video, you will get the notification. ठीक है, thanks a lot for watching it. Share it maximum with your friends. Bye bye.